वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बारे में हम सभी लोग बात करते हैं और करें भी क्यों ना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में यही है। जैसे मैंने पहले बोला था, अच्छा स्वास्थ्य, फैमिली, ये सब रोटी कपड़े मकान से भी ऊपर होते हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। और जब आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जब आपका समय अच्छा रहता है, तब तो आप मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं। लेकिन जब आप रिटायर होने वाले होते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तब आपकी एज भी वैसी नहीं रहती है कि आप कहीं जा कर के काम कर सकें या पैसे कमा सकें। हालांकि ये एक्सेप्शनल है। कुछ लोग जिन्हें काम करने की आदत है, वो 70, 80, 90 ईयर्स तक काम करते हैं, अगर वो रहे ज़िंदा तब के केस में। लेकिन एक एवरेज माना जाए तो सभी लोग ये सोचते हैं कि चलो जी 60 के बाद पेंशन प्लान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि कितनी पेंशन मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपल फंडामेंटल रहता है कि आपकी सैलरी इतनी है, रिटायरमेंट के बाद आपको लगभग इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं और आप ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको इतना पैसा मिलना ही चाहिए, तब के केस में आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ये पाया है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1 लाख रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलने लगे, वो मोर देन एनफ है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 1 लाख की वैल्यू क्या होगी 20 साल के बाद। अगर आप 40 ईयर के हैं, 30 ईयर के हैं, 40 ईयर्स के हैं। अगर 40 के हैं तो 20 साल के बाद रिटायरमेंट पकड़ लीजिए आप। अगर 30 के हैं तो 30 साल के बाद रिटायरमेंट पकड़ लीजिए। तो अभी मैं एक ही नॉर्मल केस लेके चलूँगा, 40 ईयर्स के आसपास अगर एज है और आपने सोच करके रखा है कि 1 लाख रुपए मुझे पेंशन मिलेंगे, तो ये मोर देन एनफ है। तो आपको यही सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो 1 लाख रुपीज़ परफेक्ट है आपके लिए। आप अभी के हिसाब से सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो 1 लाख रुपए में मैं ये चीज़ें खरीद सकता हूँ, तो 1 लाख रुपए पेंशन पर्याप्त रहेगा। लेकिन आपको इस हिसाब से सोचना चाहिए कि 20 साल के बाद मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो 1 लाख की इक्विवेलेंट हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप। सपोज़ आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहे हैं अभी, और आप गए और 1 लाख की एक बढ़िया टीवी खरीद लिया आपने। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 5% है। अब 5% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट है तो 20 साल के बाद वही सेम टीवी आपको 2,65,330 रुपये में मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 1 लाख की वैल्यू जो है वो 1 लाख नहीं रह जाएगी और आप वो टीवी नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस सोच में हैं कि आपको जो पेंशन मिले वो 1 लाख रहेगा और वो पर्याप्त रहेगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 5% के हिसाब से बढ़ रहा, और अगर 6% के हिसाब से बढ़ा तो वही सेम टीवी आपको 3,20,714 रुपये में आपको मिलेगी। 3,20,714 रुपीज़। आप समझ रहे कितना बड़ा गैप आ रहा है। तो कभी भी अगर आप पेंशन प्लान या स्कीम ले रहे हैं तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।
और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। अब लोगों के दिमाग में आता है कि जी अगर मुझे चलो 5% ही मैंने इन्फ्लेशन रेट ले लिया और मुझे तकरीबन 2,65,330 रुपये मुझे मिलने चाहिए 20 साल बाद पेंशन के रूप में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना फ़ंड इकट्ठा करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा फिर उस केस में। अगर आप 1 लाख के हिसाब से सोच रहे हैं तब तो कम रहेगा, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके ले रहे हैं तो कॉर्पस वैल्यू रिटायरमेंट के समय में आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा कर के आपको इतनी पर मंथ की जो इनकम है वो मिल सकेगी। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि टारगेट हमारा सपोज़ 3,21,000 के आसपास है और हमारे पास 20 साल का ड्यूरेशन है, आपको रफली कितना पैसा चाहिए रहेगा? तो 6.5 करोड़ से 9.5 करोड़ 20 साल बाद चाहिए रहेगा, तब जा कर के आप इन बिटवीन कहीं आएँगे कि आपको 6 जो आप 5% की इन्फ्लेशन रेट है या 4% की जो इन्फ्लेशन रेट है आप उसको बीट कर सकें। अगर इसको आप इस तरीके से लें कि एनुअल आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर 8% रिटर्न मिल रहा है तो आप पर मंथ 1.31 लाख पर मंथ की एसआईपी कर सकते हैं। 10% रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो 97,000, और अगर 12% के हिसाब से जा रहे हैं जो कि कई बार फ्लक्चुएट होता है, तो 71,000 की एसआईपी में आप 7.7 करोड़ की एक कॉर्पस जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 10 to 12% ऐसा कुछ नहीं है कि जो अचीव ना हो सके, क्योंकि आपका ड्यूरेशन तकरीबन 20 साल का है। तो 20 साल में ये अमाउंट अचीव हो सकता है अगर आप 71,000 पर मंथ के हिसाब से सेविंग करें। अब बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे अरे 71,000 पर मंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिया हूँ, आप इस चीज़ को कम पैसों पे भी ले जा सकते हैं। मैंने 1 लाख रुपए इसलिए लिया है ताकि सोचने और समझने में ईज़ी अंडरस्टैंडिंग हो और आप इस चीज़ को समझ सकें कि अगर मुझे 1 लाख का अमाउंट एज ए पेंशन चाहिए तो उसके लिए लगभग कितना अमाउंट होना चाहिए, वो 1 लाख रुपए जो अभी के मेरे 1 लाख रुपए हैं वो कितने होने चाहिए एज अ पेंशन 20 साल के बाद, और उसके हिसाब से मुझे टारगेट जो कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए, तो तकरीबन 7.7 करोड़ होना चाहिए। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, आप अगर इसको देखें तो 71,000 पर मंथ की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 12% रिटर्न के केस में, और 20 साल तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब जा कर के आप 7.7 करोड़ का एक कॉर्पस आप बना सकते हैं। और उसके हिसाब से आप पर मंथ की जो आपकी जो सैलरी है वो 3.21 के आसपास लाख पर एनम आप पर मंथ जो पेंशन है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली 71,000 एसआईपी करना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रह जाता है किसी के लिए भी। तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से आप एक अच्छी पेंशन स्कीम लें, 71,000 पर मंथ की एसआईपी ना करके तकरीबन 20,000 30,000 की एसआईपी करें अपने पेंशन प्लान के लिए। और अगर आपके पास पैसे हों तो आप किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर कोई फ्लैट आप लेते हैं और उसका पर मंथ तकरीबन तकरीबन जो रेंटल इनकम है 25,000 अभी के हिसाब से, तो 20 साल बाद वो भी बढ़ेगा, वो 25,000 तो नहीं रह जाएगा। तो ये एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि जो रेंट है वो इन्फ्लेशन जो रेट है मैं ये देखता हूँ कि उससे ज़्यादा ही तेज़ी से रेंट बढ़ता है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। अब पैसे को एक जगह ही सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा पेंशन प्लान देखना चाहते हैं तो आप अपनी
जो सेविंग्स हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एसआईपी के भरोसे ना रहें, उसमें भी पैसे डालें और उसको एक डिसिप्लिन्ड रूप में उसको डालते रहें। डिसिप्लिन होना चाहिए एसआईपी में। अगर डिसिप्लिन नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है और आप जब नीचे जा रहा है तो आप पैसे निकाल ले रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो आप और लगा रहे हैं, तो इस केस में नहीं होना चाहिए। आप उसको लगाएं, भूले नहीं, आप देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, लेकिन सारा पैसा उसी में मत डालिए। आप कुछ पैसा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो उससे रेंटल इनकम आएगी वो आपकी इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करेगी और आपका सोर्स ऑफ इनकम कई जगहों से होगा। तो आप एक तरीके से एक सेफ सिनेरियो आप क्रिएट कर देंगे। और उससे भी अच्छा सेफ सिनेरियो ये है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस हिसाब से जो आपका फियर है रिटायरमेंट वाला, वो आप उसको कम करते रहेंगे। और अगर कुछ भी प्लानिंग आपने नहीं की है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर छोटा बिजनेस करते हैं तो आपको इस चीज़ को सोच के रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं गोल्ड का ऑप्शन अच्छा है। गोल्ड का ऑप्शन हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन आप उस गोल्ड को आपको बैंक में रखना पड़ेगा और बैंक भी जो है, अगर आपने 10 लाख का सोना रखा है तो पूरे 10 लाख की गारंटी नहीं देता है। उसकी भी एक मिनिमम ही गारंटी है कि इतने तक की ही मैं गारंटी दे सकता हूँ, भले ही आपने 50 लाख का सोना रखा हो। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल म्यूचुअल फंड में भी आ गए हैं गोल्ड के प्लान और सिल्वर के प्लान, आप वो खरीद सकते हैं। तो वो एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू रहेगी जो कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आपको उतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता है और आपका मनी सेफ भी रहता है। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कभी भी वो शेयर जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से गायब हो जाए। हाँ, वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, बड़ी कंपनी का होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक गणित है। और साथ में मैं ये भी बोला कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको लगता है कि इससे भी अच्छा कुछ प्लान है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, और जिससे कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग उस चीज़ को पढ़ें और जानें और नॉलेज गेन करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।